आहिस्ता आहिस्ता संजना का रोना कम हुआ। वो मेरे पास यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आई थी। हम दोनों बहुत खुश थी। मैंने इसे सारे गांव की सैर कराई। हमने बहुत एंजॉय किया। परंतु उस रात जब मेरी आंख खुली तो वो अपनी चारपाई पर मौजूद नहीं थी। मैंने भैया और बापू को जगाया। वो सब बाहर निकले परंतु वो नाकाम लौटे। वो हथियारा मीनाकशी को ले गया। संजना ने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया और सुनील हैरत से रोती हुई संजना का मुंह तके जा रहा था। ये कैसे हो सकता है? सुनील खोए खोए लहजे में बोला। इसे शायद यकीन नहीं आ रहा था। इसकी आंखों से आंसू निकले और फिर वो लकीर बनकर इसके गालों पर फैल गए। अब रोने की बारी सुनील की थी। मैं उस दरिंदे को नहीं छोड़ूंगा, सुनील गुस्से से चीखा। गांव का कोई भी बासी ये नहीं जानता कि वो पापी कौन है जो रात के वक्त लड़कियों का अपहरण करके इन्हें अपनी हवस का निशाना बनाता है और फिर इनका मुर्दा शरीर फेंक देता है। संजना नफरत अंगेज लहजे में बोली। अब ऐसा नहीं होगा संजना। सुनील की आंखों से चंगियाड़ियां से निकल रही थी। मैं चलती हूँ सुनील, बापू घर में चिंता कर रहे होंगे। ठीक है संजना तुम जाओ। सुनील ने इस बात में सर हिलाया तो संजना उठ खड़ी हुई। अपना ख्याल रखना। संजना ने इसके हाथों पर अपना हाथ रखा तो जवाबन सुनील ने हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई। संजना ने अपना गड़ा नदी से भरा और वापस चली गई। सुनील जमीन पर बैठ गया। इसे मीनाकशी की यादों ने अपने घेरे में ले लिया था। मीनाकशी इसकी मोहब्बत थी। वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। बचपन की ये मोहब्बत जवानी में और रंग पकड़ गई और वो ख्वाबों ही ख्वाबों में शादी के सपने देखने लगे। सुनील और मीनाकशी का कॉलेज अलग अलग था। सुनील के दोस्त और मीनाकशी की सहेलियां दोनों की मोहब्बत से आगाह थी, मगर मीनाकशी की सहेलियों से ना वाकिफ थी। इसीलिए वो संजना को देखकर चौंके नहीं थे। शादी के ये सपने अब टूटकर चकनाचूर हो गए थे। काफी देर वो उन सपनों में खोया रहा। सूरज की तेज किरणों ने इसे ख्यालों के झुरमुट से बाहर निकाला। इसने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए और दोबारा ठाकर की हवेली का रुख किया। अचानक इसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर पड़ी। वो चौंका और इसने आगे बढ़कर वो चीज उठाई। वो एक जनाना कांटा था जो यकीनन किसी लड़की का था। ये कांटा किसी ख्याल के तहत वो तेजी से घूमा। फिर तो इसकी हैरत का क्या पूछना। कहीं लड़कियों का रेप तो नहीं किया जाता, वो बड़बड़ाया। फिर सोचकर वो आगे बढ़ा। वो हवेली में मौजूद मेहमान खाने में पहुंचा तो इसके दोस्त इसकी राह तक रहे थे। तुम सुबह से कहाँ गायब थे? रोहत ने इससे पूछा। मैं एक जरूरी काम से गया हुआ था। जरूरी काम? रोहत हैरान हुआ। इस गांव में तुम्हें ऐसा क्या काम पड़ गया जो हम नहीं जानते? ठीक है रोहित, मैं तुम दोनों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता। अब मैं तुम दोनों को सब कुछ सच सच बता दूंगा। इतना कहकर सुनील सांस लेने के लिए रुका और फिर थोड़ी देर के बाद बोला। मैं दरअसल इस गांव में मीनाकशी को ढूंढने आया था। मीनाकशी को? इस दफा रंजीत हैरानगी से बोला। वो यहाँ क्या करने आई थी? इसकी एक सहेली यहाँ रहती है, सुनील ने इसे बताया। इसका नाम संजना है। वो और मीनाकशी दोनों कॉलेज में इकट्ठी पढ़ती थी, इसलिए मीनाकशी इससे मिलने यहाँ आई। हाँ, कई दिन हो गए थे मगर मीनाकशी वापस नहीं लौटी। मैंने जब इसके माता पिता से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अभी ओटी गांव से वापस नहीं आई, इसलिए मैं तुम दोनों को लेकर इस गांव में आ गया। ऊपर से ठाकर साहब मेरे पिता के खास दोस्त है, इस कारण रहने की समस्या हल हो गई। इतना कहकर सुनील ने बाकी बात भी इन्हें बता दी। इन दोनों की आंखें भी अश्क बार हो गई। ये तो बड़े दुख की बात है सुनील, रोहित बुराई हुई आवाज में बोला। वो जो कोई भी है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सुनील गुस्से के आलम में बोला। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, रोहित और रंजीत यक जुबान होकर बोले। थैंक्स, सुनील खुशी के आलम में बोला। अब हम तीनों को इंस्पेक्टर की मदद लेनी होगी। सुनील ने कहा तो फिर चलो, अभी इंस्पेक्टर साहब से बात करते हैं। तीनों उठ खड़े हुए। जल्दी ही वो गांव के पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। तीनों ने इंस्पेक्टर को प्रणाम किया। बैठिए, इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें तो जानते ही होंगे, सुनील ने बैठते हुए गुफ्तगू का आगाज किया। जी बिल्कुल, ठाकर साहब के मेहमान हैं आप लोग, इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। कहिए कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर साहब, क्या लड़कियों का मुजरम आपके हाथ लगा? सुनील ने पहला सवाल किया। नहीं सुनील साहब, अभी तो हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं।
जब से मैंने मुलाजमों की ड्यूटी रात के वक्त लगाई है तब से वो अपराधी ना जाने किस बिल में छुप गया है। इंस्पेक्टर ने इसे बताया। चलिए, आपकी सिक्योरिटी के कारण वो अपराधी अपने इस समझ से तो बाज आया, लेकिन एक बात है इंस्पेक्टर साहब। इतना कहकर सुनील रुका। वो क्या? इंस्पेक्टर मुतवज्जा हुआ। अगर शेर का शिकार करना हो तो जाल तो बिछाना ही पड़ता है ना। मैं आपका मतलब नहीं समझा सुनील बाबू। इंस्पेक्टर उलझन अमीज लहजे में बोला। मतलब सीधा साधा है इंस्पेक्टर साहब। अगर रात की सिक्योरिटी इसी तरह सख्त रही तो वो अपराधी कभी भी आपके हाथ नहीं लगेगा। तो फिर क्या करूं मैं? इंस्पेक्टर ने सुनील से पूछा। आप कुछ दिनों के लिए सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। गांव में किसी तरह ये ऐलान करवा दें कि वो अपराधी अपनी हरकतों से बाज आ गया है, इसलिए रात की सिक्योरिटी खत्म कर दी गई है। तो इंस्पेक्टर ने कहा, इस तरह तो वो अपराधी फिर गांव की लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाएगा। यही तो असल प्लान है इंस्पेक्टर साहब। जिस तरह भूख पूरी करने के लिए चूहा अपने बिल से बाहर निकलता है, इसी तरह वो अपराधी भी अपनी हवस की आग के हाथों मजबूर होकर अपने बिल से बाहर निकलेगा और हम लोग इसे पकड़ लेंगे। फर्क सिर्फ ये होगा कि सिक्योरिटी वाला प्लान जरा चेंज हो जाएगा। सिक्योरिटी खुफिया तौर पर होगी। प्लान तो आपका वाकई अच्छा है सुनील बाबू। इस तरह वो अपराधी जरूर पकड़ा जाएगा। इंस्पेक्टर खुश होते हुए बोला। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस बात की भनक किसी के कानों में ना पड़े। आप चिंता ही न करें सुनील बाबू। इंस्पेक्टर जोश के आलम में बोला। इंस्पेक्टर साहब, हम भी इस मुहिम में आपके साथ होंगे। जरूर जरूर। अगर अपराधी पकड़ा गया तो इस केस का सेहरा आपके सर होगा। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि वो अपराधी पकड़ा जाए और घर उजड़ने से बच जाए। क्योंकि जवान बेटी की इज्जत लुट जाए तो माता पिता किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। सुनील बुराई हुई आवाज में बोला। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक कांटा मिला है जो किसी लड़की का है। क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं ये कांटा किसका है? सुनील ने जेब से एक और कांटा निकालकर मेज पर रख दिया। इंस्पेक्टर चौंका और तेजी से कांटे को उठाया और इसे गौर से देखने लगा। उसने वो कांटा मेज पर रखा और मेज की दराज खोलकर इसमें से बिल्कुल इसी तरह का एक और कांटा निकालकर मेज पर रख दिया। अब चौंकने की बारी इन तीनों की थी। ये कांटा दीनू काका की बेटी का है। आखिरी लाश हमें उसकी ही मिली है। तो फिर क्या सुनील बाबू? इंस्पेक्टर भी हैरान हुआ। इंस्पेक्टर साहब, लगता है मैं अपराधी को पहचान चुका हूँ। सुनील ने अजीब बात कही। क्या? इंस्पेक्टर जैसे चिल्लाया। रंजीत और रोहित भी कम हैरान नहीं थे। वो हैरानगी से सुनील की तरफ देखने लगे थे। कौन है वो? इंस्पेक्टर की बेचैनी आसमान से बातें कर रही थी। अभी नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम सबूत के साथ उस अपराधी को पकड़ेंगे। हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, फिर भी आप बताइए तो सही, आपको किस पर शक है? इंस्पेक्टर के लहजे में अब भी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। इंस्पेक्टर साहब, अभी सिर्फ अंदाजे हैं। हो सकता है वो गलत हो जाएं, फिर बाद में मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। सुनील माजरत ख्वाह लहजे में बोला। ठीक है सुनील बाबू, जैसे आपकी मर्जी। मैं किसी न किसी तरीके से ये खबर आप तक पहुंचा दूंगा कि मैंने गांव में ऐलान करवा दिया है। इंस्पेक्टर हार मानते हुए बोला। ओके इंस्पेक्टर साहब, फिर हम चलते हैं। सुनील ने उठते हुए कहा। इंस्पेक्टर साहब, एक बात रह गई। वो क्या सुनील बाबू? इंस्पेक्टर चौंकर बोला। आपके पास किसी मीनाकशी लड़की की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी? सुनील ने पूछा। जी हाँ, ठाकर साहब के खास आदमी जीरा ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी, परंतु अफसोस के अभी तक उस लड़की की लाश नहीं मिली। ओके थैंक्स, हम चलते हैं। सुनील ने और इसके दोनों दोस्तों ने इंस्पेक्टर से मुसाफा किया और थाने से बाहर निकल आए। वो आदमी रात के अंधेरे में फिर चेहरे पर नकाब डाले आज फिर शिकार की तलाश में निकला। पुलिस के सख्त पहरे की वजह से वो शायद अपनी भूख काफी दिनों से मिटा नहीं पाया था, लेकिन कुछ दिनों से पुलिस का पहरा खत्म हो चुका था। वो एक मकान के सामने रुका। वो मकान गाढ़े ईंटों से बना हुआ था। इसने गर्दन उठाकर मकान की दीवार का जायजा लिया। मकान की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। वो उछला और इसने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए। अब वो दीवार के साथ झूल रहा था। इसने जिस्म को ऊपर की जानब झटका दिया और वो दीवार पर पैर रखने में कामयाब हो गया। वो दीवार पर चढ़ा। इसने देखा घर में बरामदे में 3 अफराद रात की गहरी नींद का मजा लूट रहे थे।
वो दीवार की दूसरी तरफ लटक गया। फिर इसने हाथ छोड़ दिए। अब वो जमीन पर मौजूद था। जमीन नरम होने की वजह से कोई आवाज पैदा न हुई। बरामदे में सोए हुए 3 अफराद में से एक खूबसूरत लड़की थी जो दिलकश नकूश की मालिक थी। साथ वाली चारपाई पर एक 1.5 उम्र आदमी लेटा हुआ था। तीसरी चारपाई पर एक नौजवान लड़का सोया हुआ था। उस नकाबपोश ने जेब से एक रुमाल निकाला और सबसे पहले नौजवान लड़के की चारपाई के करीब आया। उसने रुमाल लड़के की नाक पर रख दिया। जब उस आदमी को मुकम्मल तौर पर यकीन हो गया कि वो लड़का नींद की हालत में बेहोश हो गया है, तो उसने वो रुमाल उठाया और बूढ़े के साथ भी वही अमल दोहराया। फिर वो लड़की के करीब आया और एक गहरी नजर लड़की के जिस्म पर डाली। फिर इसने भी उस लड़की की नाक पर रुमाल रखा और फिर लड़की को उठाकर कंधे पर लाद लिया। वो घर के बैरूनी दरवाजे के करीब आया। इसने कुंडी खोली और दरवाजा खोलकर बाहर गली में निकल आया। इसने इर्द गिर्द का जायजा लिया और फिर एक तरफ चलने लगा। फिर वो गलियों से बाहर निकलकर खेतों की तरफ चला आया। वो एक तरफ बनी कच्ची सड़क पर चलने लगा। कच्ची सड़क खत्म होने पर वो एक मकान के सामने रुका। नक्शे के हवाले से ये किसी का डेरा लगता था। उस मकान के बाहर 2 आदमी चौकस अंदाज में खड़े थे। उस नकाबपोश को देखकर उन दोनों में से एक ने दरवाजा खोला। वो नकाबपोश अंदर दाखिल हुआ। अंदर कमरा रोशनी से नहाया हुआ था। सामने चारपाई पर एक 1.5 उम्र आदमी बैठा हुक्का पी रहा था। शाबाश मेरे शेर, वो 1.5 उम्र आदमी खुश होते हुए बोला। उस नकाबपोश ने लड़की को उसी चारपाई पर लटा दिया और अपने चेहरे पर से नकाब उतार लिया। इसी वक्त इंस्पेक्टर और 3-4 मुलाजिम अंदर दाखिल हुए। सुनील और रंजीत और रोहत भी साथ थे। इंस्पेक्टर के हाथ में एक रिवाल्वर था। कमरे में मौजूद उन दोनों अफराद ने हाथ ऊपर कर लिए थे। बाहर वाले दोनों आदमियों को भी काबू कर लिया गया था। वाह ठाकर साहब, इंस्पेक्टर बोला, आप तो बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। हुक्का पीने वाला आदमी ठाकर था और वो नकाबपोश रंगा था और आपका ये दूसरा बाजू रंगा। आपने तो मुझे वाकई हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था ठाकर इतनी जलील हरकतें कर रहा था। तो सारे गांव वाले तुझे क्या समझ रहे थे और तू इनकी आंखों में धूल झोंक रहा था। हम तो तुझे देवता समझते थे और तू रावण निकला। इंस्पेक्टर जज्बात की रो में कहता चला गया। आज मुझे भी दुख हुआ है ठाकर साहब। एक ऐसा इंसान जो अपने गांव की लड़कियों की इज्जत लूटता है, वो मेरे पिता का दोस्त है। अगर मुझे आपके डेरे के पास से दीनू काका की बेटी का कांटा ना मिलता तो पुलिस सारी उम्र आपको तलाश ना कर पाती। लेकिन शायद आप भूल गए थे, पाप का अंजाम बुरा होता है। सुबह सारा गांव आप पर थूकेगा। सुनील गुस्से के आलम में बोला। ठाकर का सर नदामत की वजह से झुका हुआ था। थैंक्स इंस्पेक्टर साहब कि आपने मेरे बताए हुए प्लान पर अमल किया। सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक्स तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके कारण तो ठाकर नजरों में आया। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर उस दिन मैं जीरे की बहन से मिलने ना जाता तो शायद ठाकर आज पकड़ा ना जाता। सिर्फ इस कांटे के मिलने के कारण ठाकर सामने आया है। वैसे भी ठाकर साहब पर कुछ फर्ज जनता का भी तो बनता है ना, सुनील बताते हुए मुस्कुराया। अगर सब नौजवानों के विचार आप जैसे हो जाएं तो सब ठीक हो जाए, इंस्पेक्टर ने कहा। ये तो इंस्पेक्टर साहब अपने अपने विचार है। खैर छोड़िए, ये बताइए कि ठाकर साहब ने इकरार जुर्म कर लिया है, सुनील ने पूछा। जी हाँ, सिवाय एक के, इंस्पेक्टर ने इसे बताया। सिवाय एक के, सुनील चौंका। क्या मतलब इंस्पेक्टर साहब? वो आपकी प्रेम का मीनाकशी के बारे में इनकार कर रहा है। वो इनकार क्यों कर रहा है इंस्पेक्टर साहब? वही तो ये काम करता था ना। बिल्कुल, उसने रंगा के जरिए मीनाकशी को उठवाया जरूर था और डेरे तक रंगा ले भी आया था, उससे पहले कि वो मीनाकशी को हवस का निशाना बनाता। मीनाकशी बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग निकली। इंस्पेक्टर ने अजीब बात बताई। भाग गई थी? सुनील हैरान हुआ। जी हाँ, रंगा इसके पीछे भी गया था मगर वो इससे मिली नहीं। फिर मीनाकशी कहाँ चली गई? सुनील उलझन अमेज लहजे में बोला। ये तो भगवान ही जाने, हो सकता है ठाकर झूठ बोल रहा हो, सुनील ने ख्याल जाहिर किया। जहाँ उसने बाकी जुर्म मान लिए हैं वहाँ वो ये जुर्म किस लिए छुपाएगा? इंस्पेक्टर ने नुक्ता उठाया। हो सकता है रंगा ने इससे अपनी हवस का निशाना बना लिया हो और ठाकर को ना बताया हो। इस मर्तबा रोहित बोला।
پوچھ گچھ ابھی جاری ہے، کچھ باتیں ابھی ٹھاکر سے بھی پوچھنی ہے، صبح تک ہر بات کلیئر ہو جائے گی۔ انسپیکٹر صاحب کیس زوردار بنائیے گا، ٹھاکر کسی بھی حالت میں بچنا نہیں چاہیے۔ سنیل غصے سے بولا۔ آپ چنتا نہ کریں سنیل بابو، آپ چنتا نہ کریں سنیل بابو، ٹھاکر اور رنگا کا جرم ہی ایسا ہے، پھانسی یا عمر قید سے کم سزا نہیں ملے گی۔ ہم نے ٹھاکر کے باقی ملازموں کو بھی گرفتار کر لیا ہے، جس میں جیرا بھی شامل ہے۔ انسپیکٹر صاحب جہاں تک میرا خیال ہے جیرا بالکل بے قصور ہے۔ آپ کا خیال کافی حد تک صحیح ہے، اسے میں اس کیس سے باہر نکال لوں گا، چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسپیکٹر صاحب اب ہم چلتے ہیں، رنگا سے مینا کشی کے بارے میں ضرور پوچھیے گا۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ انسپیکٹر کے سوال پر سنیل مسکرا دیا۔ انسپیکٹر کے اس سوال پر سنیل مسکرا دیا اور بولا، ٹھاکر کی حویلی میں پناہ تو ہمیں ملے گی نہیں، جیرے کے گھر میں ہم ویسے نہیں رہ سکتے، اور ہمارا کوئی جاننے والا ہے نہیں اس گاؤں میں، تو ظاہر بات ہے ہم شہر ہی جائیں گے، اور ویسے بھی شہر یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ انسپیکٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے انسپیکٹر صاحب اب ہم چلتے ہیں۔ نمستے سنیل نے اٹھتے ہوئے پرنام کیا۔ نمستے انسپیکٹر نے جواباً مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی۔ وہ تینوں تھانے سے باہر نکل آئے۔ ان کی گاڑی ایک طرف تھانے کی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھ گئے، سنیل ڈرائیونگ سیٹ پر، روہت ساتھ والی سیٹ پر، جبکہ رنجیت پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رات کا سفر ابھی بھی کافی باقی تھا۔ سنیل نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ یار کتنی بری بات ہے، ٹھاکر کتنا نیچ کام کر رہا تھا، کسی کو بھی بھروسہ نہیں تھا کہ ٹھاکر یہ کام کر رہا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا باہر کچھ اور اندر کچھ ہے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا رنجیت بولا، میرا زیادہ شک رنگا اور جیرا پر تھا، مگر میں نے جب ٹھاکر کو ڈیرے پر دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ لیکن یار مینا کشی والی بات عجیب ہے۔ عجیب تو ہے، صبح ہم دوبارہ اس گاؤں کا چکر لگائیں گے، پھر اصل بات کا پتہ چلے گا۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ چلو جی گاڑی کا تو پھٹ گیا ٹائر۔ پیچھے بیٹھا ہوا رنجیت ہنستے ہوئے بولا، اب ظاہر ہے کہ ٹائر تو روہت ہی بدلے گا۔ روہت بدل تو دے، مگر گاڑی کی ڈگی میں جو ٹائر ہے وہ بھی پنچر ہے، یہ تو بڑی مشکل بن گئی۔ سنیل پریشانی کے عالم میں بولا، لگتا ہے ایک مرتبہ پھر پنڈت جی کے گھر میں پناہ لینا ہوگی۔ روہت ہنستے ہوئے بولا، ان کی گاڑی کا ٹائر بالکل مندر کے سامنے بلاسٹ ہوا تھا، چلو پھر پنڈت جی کو جا کر اپنی مشکل بتاتے ہیں۔ وہ گاڑی دھکیل کر مندر کے پاس لے آئے اور پھر وہ پنڈت کے پاس پہنچے۔ ایک بار پھر پنڈت نے ان کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا تو پنڈت نے ایک رات کے لیے پھر اپنا گھر ان کے حوالے کر دیا۔ یار ویسے اتفاق کی بات ہے، ہم دوسری مرتبہ پنڈت جی کے گھر رہ رہے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ تو بھگوان کی کرپا ہو گئی کہ گاڑی کا ٹائر بلاسٹ ہوا، وہ بھی مندر کے سامنے، نہیں تو ہم تو بہت برے پھنستے۔ یار لگتا ہے اس میں پنڈت کے کپڑے وغیرہ ہوں گے۔ سنیل نے کمرے میں پڑے اکلوتے ٹرنک کی طرف اشارہ کیا تو رنجیت بولا، ہو سکتا ہے، چلو ویسے بھی صبح ہونے والی ہے، صرف 3 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ سارا وقت ٹھاکر کی گرفتاری میں لگ گیا۔ یار میرے خیال میں دیکھیں تو صحیح، اس ٹرنک میں ایسا ہے کیا؟ یار کسی کی پرسنل چیزوں کو دیکھا نہیں جاتا۔ پنڈت جی نے ہم تینوں پر بھروسہ کر کے اپنا گھر ہمیں سونپ دیا ہے، ہمیں کچھ خیال کرنا چاہیے۔ سنیل سنجیدہ لہجے میں بولا، ویسے ایک حیرت کی بات ہے۔ اس مرتبہ رنجیت بولا، وہ کیا؟ دونوں نے پوچھا۔ پنڈت کی پتنی نہیں ہے۔ رنجیت نے کہا، پتنی تو تھی مگر کئی برس بیت گئے، اس کا دیہانت ہوئے، یہ مجھے گاؤں سے پتا چلا تھا۔ تو پھر پنڈت کا گزارا کیسے ہوتا ہوگا؟ جہاں تک میرا اندازہ ہے پنڈت کی عمر بھی زیادہ نہیں ہوگی۔ روہت کی اس بات پر سنیل اور رنجیت بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ تو پنڈت ہی جانتا ہوگا، میرے خیال سے دیکھ لینا چاہیے اس ٹرنک میں ہے کیا۔ ویسے بھی پنڈت کی پتنی کے کپڑے تو نہیں ہوں گے، روہت نے کہا، ساتھ ہی وہ دیوار کے پاس پڑے ٹرنک کی طرف بڑھا۔ نہیں یار ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس دفعہ رنجیت نے بھی سنیل کا ساتھ دیا، لیکن روہت ٹرنک کھول چکا تھا۔ دوسرا لمحہ حیران کن تھا۔ یہ وہ گھبراتے ہوئے بولا اور تیزی سے روہت کے قریب آئے۔ وہ بھی حیران رہ گئے۔ ٹرنک میں زنانہ سوٹ کا ایک جوڑا پڑا ہوا تھا جو خون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ سنیل بڑبڑایا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یہ کیا؟ روہت بھی ہکلایا۔ یہ تو مینا کشی کے کپڑے ہیں۔ کیا؟ وہ دونوں حیرانگی کے عالم میں جیسے چلائے۔
یہ تم کیا کہہ رہے ہو سنیل؟ روہت بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ کپڑے مینا کشی کے ہیں۔ سنیل پختہ لہجے میں بولا۔ اس نے وہ کپڑے اٹھائے تو کپڑوں میں سے کوئی چیز نکل کر زمین پر گر گئی۔ سنیل نے دیکھا وہ ایک خنجر تھا جو خون آلودہ تھا، اس پر خشک خون جمع ہوا تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ روہت حیرانگی سے بولا۔ اس کا مطلب مینا کشی کو قتل کیا گیا ہے، سنیل برائی ہوئی آواز میں بولا۔ ساتھ ہی وہ مینا کشی کے کپڑوں کو آنکھ سے لگائے رونے لگا۔ ان دونوں کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں دواں ہو گئے۔ دھیرج رکھو سنیل، اٹھو، ہم پنڈت سے پوچھتے ہیں یہ کپڑے یہاں کیا کر رہے ہیں، روہت نے کہا۔ لیکن سنیل جان رہا تھا، اسے یقین تھا کہ شاید مینا کشی زندہ ہو، مگر آج اس کی موت کا پکا یقین ہو گیا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد وہ سنبھلا اور پھر وہ تینوں پنڈت کے گھر سے باہر نکلے۔ سنیل کے ایک ہاتھ میں وہ خنجر تھا اور دوسرے ہاتھ میں مینا کشی کے کپڑے۔ وہ تینوں گھوم کر مندر کی سیڑھیوں کے قریب آئے اور پھر مندر کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ وہ مندر پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سامنے پنڈت آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اور پنڈت کے سامنے مینا کشی کھڑی تھی۔ دیکھو، تمہیں ان تینوں کی ہتیا کرنی ہی ہوگی، پنڈت گرجتے ہوئے بولا۔ نہیں، مینا کشی غصے سے چلائی، میں ان کی ہتیا نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے اس مرتبہ تجھے زیادہ ہی مزہ کھانا ہوگا۔ پنڈت گرجا، تیری آتما کو ساری عمر تڑپاؤں گا۔ یہ سن کر سنیل چیخا، تیری یہ جرت؟ پنڈت نے حیرانگی سے تینوں کی طرف دیکھا۔ سنیل تیزی سے پنڈت کے قریب آیا اور ایک زوردار لات اسے دے ماری۔ پنڈت چیختا ہوا گر پڑا۔ سنیل، مار ڈالو اسے، یہ تمہاری مینا کشی کا ہتھیارہ ہے۔ ایک طرف کھڑی مینا کشی چیخی، جو اب صرف ایک آتما تھی۔ پنڈت ایک دم سیدھا ہوا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے منہ میں کچھ پڑتے ہوئے تیزی سے اپنے دونوں ہاتھ سنیل کی طرف کیے تو ہوا کا ایک تیز جھونکا سنیل سے ٹکرایا۔ سنیل اڑتا ہوا مندر کی سیڑھیوں کے پاس جا گرا۔ پھر یہ عمل پنڈت نے مینا کشی کی آتما پر آزمایا۔ مینا کشی کے منہ سے زوردار چیخیں نکلنے لگی۔ یہ دیکھ کر روہت تیزی سے پنڈت کی طرف بھاگا۔ روہت کا حال بھی جواباً سنیل جیسا ہی ہوا۔ رنجیت نے سنیل کے ہاتھ سے گرا ہوا خنجر اٹھایا اور پنڈت کی طرف پھینک دیا۔ پنڈت کمال پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا۔ رنجیت پنڈت کی کمال پھرتی پر حیران ہوا۔ مینا کشی ایک طرف کھڑی چیخے جا رہی تھی۔ پنڈت کے کسی عمل کی وجہ سے لہروں کا ایک جال مینا کشی کے ارد گرد چھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ چیخ رہی تھی۔ سنیل دوبارہ اٹھا۔ روہت بھی کچھ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ روہت، یہ پنڈت ایسے قابو نہیں آئے گا، اسے ذرا الجھانا پڑے گا، سنیل نے کہا تو روہت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب سنیل ایک طرف کھڑے رنجیت کی طرف ہوا۔ سمجھ گئے ہو نا تم رنجیت؟ رنجیت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ روہت تیزی سے پنڈت کی طرف بھاگا، جس سے پنڈت کا سارا دھیان روہت کی طرف ہو گیا۔ اب میں تجھے جلا کر خاک کر دوں گا، پنڈت روہت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ پنڈت نے پھر منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ روہت ہوا میں اچھلتا اور دوبارہ نیچے گرتا، پنڈت کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ ساتھ ہی مینا کشی کی آتما کے گرد لہروں کا جال ختم ہو گیا اور اس کا چیخنا بھی۔ پنڈت دڑم سے زمین پر جا گرا۔ پیچھے سنیل کھڑا تھا۔ پنڈت کی کمر میں خنجر دستے تک پیوست تھا۔ سنیل نے موقع کا فائدہ اٹھا کر پنڈت کے پیچھے آیا اور پنڈت کے پیچھے پڑا خنجر اٹھا کر اس کی کمر میں کھونپ دیا۔ پنڈت فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ یہی میرا خونی ہے سنیل۔ اس رات جب رنگا مجھے ٹھاکر کے ڈیرے پر لے گیا تو میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ کافی دور بھاگ آنے پر مجھے پنڈت کا گھر نظر آیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر پنڈت باہر آیا۔ میں نے اپنی مشکل اسے بتائی۔ میرے پھٹے کپڑے دیکھ کر اس کے ذہن میں شیطانیت آ گئی جسے میں جان نہ سکی۔ اس نے میرا بلاತ್ಕಾರ کیا اور مجھے ختم کر کے باہر ایک گڑھا کھودا اور اس میں میرے شریر کو دبا دیا۔ جب تم تینوں گاؤں میں آئے تو میں نے تمہیں سب کچھ بتانا چاہا، پرنتو روہت بیچ میں آ گیا۔ اس ظالم پنڈت نے میری آتما قبضے میں کر لی۔ جب تم تینوں چلے گئے تو اس پنڈت کو اپنی شکتیوں سے پتا چلا کہ ان تینوں میں سے ایک میرا پریمی ہے۔ اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں تم تینوں کو مار دوں۔ میں مجبور بے بس تھی۔ روہت کو اپنے شہر میں قابو کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر تم دونوں سمے پر پہنچ گئے اور آج پھر یہ تم تینوں کو اپنے گھر میں پناہ دے کر مجھے پھر مجبور کر رہا تھا۔
मगर तुम दोनों वक्त पर पहुंच गए और आज फिर ये तुम तीनों को अपने घर में पनाह देकर मुझे फिर मजबूर कर रहा था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। तुम तीनों वक्त पर पहुंच गए और ये कमीना अपने अंजाम को पहुंचा। यहाँ तक कहकर मीनाकशी खामोश हो गई। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मीनाकशी, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रहकर क्या करूँगा, सुनील बुराई हुई आवाज में बोला। भगवान की दी हुई जिंदगी बहुत खूबसूरत है सुनील, शायद भगवान को हमारा इतना साथ मंजूर था। तुम जिस लड़की से भी शादी करोगे मुझे इसमें पाओगे, मीनाकशी मुस्कुराते हुए बोली। रोहित और रंजीत, तुम दोनों भी सुनील के अच्छे दोस्त हो। दोस्त ऐसे ही होते हैं जो मुसीबत के वक्त में काम आए। अब मैं चलती हूँ। ये कहकर मीनाकशी की आत्मा गायब हो गई। चलो सुनील, सुबह होने वाली है, इंस्पेक्टर साहब को जाकर सारी बात बताए। रंजीत ने सुनील के कंधे पर हाथ रखा तो सुनील ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।